Hello everyone, welcome to all on my YouTube channels. Today I will discuss about acute diarrhea. Diarrheal disease remain second most common cause for world and third most common cause for India for morbidity and mortality among the peoples and childrens. 90% केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, जिसमें से सब सहारन कंट्री ऑफ अफ्रीका और साउथ एशिया की कंट्री आते हैं। WHO के अनुसार लगभग 2.5 बिलियन पॉपुलेशंस आर अफेक्टेड फ्रॉम डायरियल डिजीज़ और उसमें से 1.7 बिलियन जो पॉपुलेशंस होते हैं वो बच्चों के होते हैं, जिसकी एज ग्रुप जो है वो 5 साल से कम के होते हैं। लगभग 1400 मौत प्रतिदिन रिपोर्टेड होते हैं जो कि डायरियल डिजीज़ से होते हैं, जो एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशंस हैं। आइए जानें कि इसके काउज क्या क्या हैं। इसमें देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्री में मैटरनल एजुकेशंस का अभाव होता है। अगर माताएं पढ़ी लिखी हों तो फिर बच्चों के नर्चरिंग में साइंटिफिक वे में इम्प्रूवमेंट होता है और उसका नर्चरिंग अच्छा से हो पाता है। और भी देखा गया है बच्चों में कि अगर माताएं जल्दी स्तनपान रोक देती है या पर्याप्त मात्रा में बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो वो बाहर के खाने पीने पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे डायरियल डिजीज़ को प्रमोट होता है। साथ के साथ जो है ये भी देखा गया है कि बच्चों का और बड़े लोगों में अगर हाथ धोने की परंपरा अगर नहीं है या फिर हाथ धोने की खराब टेक्निक यूज़ कर रहा है तो फिर ये डायरियल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ के साथ और भी देखा गया है कि डेवलपिंग नेशंस में पर्याप्त मात्रा में पानी और फिर भोजन का अभाव होता है और स्वास्थ्य सुविधा भी जो है वो सीमित लोगों तक ही पहुंच पाती है, जो कि डायरियल डिजीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा खाने पीने की जो आदत होती है, अगर वो स्ट्रीट फूड का अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड अगर यूज़ कर रहे हैं, अनकुक्ड फूड यूज़ कर रहे हैं तो भी वो डायरियल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जाने हम इस कॉजेटिव एजेंट में जो है इसमें वायरस होते हैं, जिसमें रोटा वायरस जो मेनली बच्चों को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा जो है बैक्टीरिया, जिसमें से इकोलाई, सिजेला, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टीरियस होते हैं। पैरासाइट्स में क्रिप्टोस्पोरिडियम और जियार्डिया भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके मुख्य सिम्टम क्या क्या होते हैं। जैसे इन्फेक्शंस होगा तो फिर आपको बार बार वाटरी स्टूल होगा या फिर साथ में म्यूकस भी पास होगा या फिर ब्लड के साथ डायरिया भी होगा। उसके बाद फिर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प महसूस होगा, वोमिटिंग महसूस होगी, नोज़िया महसूस होगा, किसी किसी किस्म में बुखार भी आती है और साथ के साथ जो है पेशेंट जो है इरिटेबल हो जाता है। तो आइए जाने इसके साइन क्या क्या हैं। जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप देखेंगे कि जो है उसका टंग और माउथ वो ड्राई रहेगा, आँख होगी वो धसी हुई होगी। ठीक है, और फिर स्किन जो है वो रुखरा होगा, सूखा होगा और इलास्टिसिटी जो स्किन की है वो लॉस होगी। आप यूं दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे तो वो अपने स्थान पर नहीं जाएगा। साथ के साथ जो है पेशेंट बतलाएगा कि जो उसका यूरिन का कलर है वो येलो, ब्राउन, फिर रेडिश कलर का होगा और पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके जो ट्रीटमेंट क्या क्या हम कर सकते हैं। डाइटरी एडवाइस में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड वाटर का इंटेक करें। साथ के साथ जो है फ्रूट जूस, नारियल का पानी, छाछ खूब मात्रा में पिएं। ORS का घोल पीते रहें जब जब आपको प्यास लगे। खाने में हम अधिक पका हुआ केला, उसके अलावा सॉफ्ट राइस,
इडली भी खिला सकते हैं, साथ के साथ गांजी जो कि चावल और दाल का बना होता है वो दे सकते हैं। और जीआई मोटालिटी को कम करने के लिए लोपिरामाइड 2 मिलीग्राम 2 टैबलेट स्ट्रेट देते हैं, और उसके बाद लूज स्टूल के नंबर को देखते हुए उसके 1 टैबलेट TDS के हिसाब से देते रहते हैं। उसके बाद GIT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को जो प्रमोट करवा सके, जैसे रेसिकोड्रोटिल टैबलेट 100 मिलीग्राम 1 टैबलेट TDS देते हैं, जो कि 2 से 5 दिनों तक जा सकता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो कि डॉक्टर के सलाह पर ही दें। इसमें फ्लोरोक्विनोन जिसका कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस दिखा गया है किसी किसी पेशेंटों में, सो आप जब भी इसे लें तो अपने डॉक्टर के सलाह पर ही लें। इसमें नोरफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम और टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 बार 5 दिनों तक दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है वो है ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट, जिसमें से ओफ्लोक्सासिन 200 मिलीग्राम और ओर्निडाजोल 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए दिया जाता है। इंजेक्शंस एनारोबिक इन्फेक्शंस को कम करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन 80 मिलीग्राम 8 आवरली 3 से 5 दिनों तक दिया जा सकता है। और अगर एक्सेसिव अमाउंट में या वोमिटिंग हो रहा है या वोमिटिंग जैसा महसूस हो रहा है तो उसमें इंजेक्शन पेरीनॉर्म या इमसेट के दिया जा सकता है, आईवी या फिर IM रूट से इसे दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर वोमिटिंग कम हो रहा तो ओरल टैबलेट में पेरीनॉर्म या फिर इमसेट का टैबलेट भी देते हैं। यदि आपको एक्सेसिव मात्रा में गैस फॉर्म हो रहा है तो फिर पेंटोप्राजोल इंजेक्शंस IV भी दे सकते हैं, और फिर अगर टैबलेट हुआ तो फिर टैबलेट ओरल भी दिया जा सकता है। साथ के साथ प्री प्रोबायोटिक्स का ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसमें से 1-1 कैप्सूल्स दिन में 3 बार 7 से 10 दिनों तक दिया जाता है। तो ये रहा ट्रीटमेंट मॉड्यूल फॉर BP जिसका नॉर्मल या फिर माइल्ड डिहाइड्रेशंस है। उसमें यदि सीवियर डिहाइड्रेशंस है तो इसमें IV सलाइन करने की नौबत आती है, और फिर इसका जो IV में यूज़ करते हैं वो रिंगर लैक्टेट या फिर DNS 2 से 5-7 बोतल तक अकॉर्डिंग टू द BP के हिसाब से इसको फिर डिहाइड्रेशंस और BP के हिसाब से इसको देते रहते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर BP इम्प्रूव नहीं हो रहा हो तो फिर इसको हॉस्पिटल्स शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का डायरियल ट्रीटमेंट। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।